रेजिडुअल वैल्यू के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि क्योंकि हमारे पास कुछ रेजिडुअल वैल्यू है, हमें कुछ अमाउंट 5th ईयर पे मिल रही है, तो हमें कुछ टैक्स पेमेंट भी करना पड़ेगी। टैक्स पेमेंट होगी इसकी रेजिडुअल वैल्यू पे एट द 5th ईयर। तो टैक्स पेमेंट कितनी करना होगी, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये इसकी मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू में से हमें उसकी बुक वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, और जो अमाउंट हमारे पास बच जाएगी उसके ऊपर हम टैक्स पे कर देंगे, जो कि है 35% के हिसाब से। तो बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, हम उसकी इनिशियल वैल्यू को देखेंगे जो कि हमें पता है कि 10,000 थी, उसमें से हम माइनस कर देंगे उसकी डेप्रिसिएशन को जो कि एक्यूमुलेटेड है ओवर द ईयर्स। इन 5 सालों में हमने जितनी भी डेप्रिसिएशन पे की है उस सब को हम इस 10,000 में से माइनस कर देंगे, और बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो होगा बुक वैल्यू। इस कैलकुलेशन को ज़रा सिंपल करने के लिए हम वापस जाते हैं अपने एक्सेल की तरफ। तो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है जो डेप्रिसिएशन हमने पे की है, ठीक है। तो इस सब को हम सम कर लेते हैं कि ओवर द 5 ईयर्स हमने टोटल डेप्रिसिएशन कितनी पे की है। यहाँ से हमें पता चल गया हमने तकरीबन $9,424 जो है वो डेप्रिसिएशन पे की है। ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और हमें इसकी इनिशियल वैल्यू पता है जो कि थी 10,000 की। बाकी जो इस वक्त हमारे पास बुक वैल्यू बच गई है वो है हमारे पास 10,000 माइनस 9,424, 576 जो है ये हमारी बुक वैल्यू बच गई है। मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी है 2000, इसमें से 576 को माइनस करें, मल्टीप्लाई कर दें 0.35 से। minus book value and multiply 0.35. This will give us 498. ये हमारा टैक्स है जो कि हमने पे करना है एट द 5th ईयर, बिकॉज वी आर गेटिंग 2000 as a residual value, 498. That's it. जी, वापस आते हैं हम अपने डेटा की तरफ और देखते हैं कि और कोई चीज़ जो रेलिवेंट हो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो कि बाई बोरो एंड बाई के डिसीजन से रेलिवेंट हो। फोर्थ पॉइंट है एंडरसन कैन लीज द इक्विपमेंट फॉर 5 years फॉर एन एनुअल रेंटल चार्ज ऑफ 2.6 million payable at the beginning of each year, but the lessor will own the equipment upon the expiration of the lease. ये सारा जो है ये लीज का है। The lease contract stipulates that the lessor will maintain the equipment at no additional charge to Anderson. However, if the Anderson borrows and buy, it will have to bear the cost of maintenance. जो कि हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो बोरो करता है और बाई करता है तो उसको उसकी मेंटेनेंस खुद करना पड़ेगी, जबकि अगर लीज की केस में जो है उसको मेंटेनेंस जो है वो लेसर करके देगा। लिहाजा ये मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है इसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने कैश फ्लोज के अंदर, which will be done by the equipment manufacturer at a fixed cost rate of 500,000 per year. इतनी उसको जो है वो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी मेंटेनेंस की। सो मेंटेनेंस कितनी है, $500। ये हर साल के शुरू में पे करनी है, लिहाजा ये 0 टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाएगी और ये एंड तक चली जाएगी।
उसके बाद हमारे पास है क्योंकि हम कुछ कॉस्ट पे कर रहे हैं तो हमें कुछ टैक्स सेविंग होगी। टैक्स सेविंग कितनी होगी? 500 मल्टीप्लाई 0.3, 5 कर दें तो हमारे पास टैक्स सेविंग आ जाए। कितनी है? 175, 175, 175, 175, 175। यही सारे हमारे कैश फ्लोज हैं जो कि हमें बाई एंड बोरो के केस में मिलेंगे। तो लिहाजा आपने क्या करना है, इन सबको ऐड करें। तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। ये सारे वही कैश फ्लोज हैं। सिंपली क्या है कि जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्टकट में की हुई हैं और मैंने इनको थोड़ा सा सेपरेट करके ताकि आपको सिंपली समझ आ जाए उसके लिए लिख दी है। उसके बाद हमारा क्या है कि हम इसको सबको इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालना शुरू कर दें। प्रेजेंट वैल्यूज़ 6.5 में निकालें। 6.5 कैसे आया? 10% कॉस्ट ऑफ डेट है और 1 माइनस 0.35 जो है वो टैक्स रेट है। इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास 6.5% आ जाए। तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड बाइंग एन एसेट है वो 7,534। सेकंड केस जो है हमारे पास वो है कि अगर हम लीज़ करें, ये हमारी लीजिंग की इंफॉर्मेशन है। इसमें हमें बताया गया कि अगर हम लीज़ करें तो हमें हर साल 2.5 मिलियन जो है वो पेमेंट करना पड़ेगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। तो आज अगर हम इसको लीज़ करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ेगी और हर साल की बिगिनिंग पे हम कर रहे हैं। 5 साल के लिए हम लीज़ कर रहे हैं। 5 years कंप्लीटेड हियर, नो पेमेंट हियर। ओके, उसके बाद हमें टैक्स सेविंग हो रही है इससे। इसको सिंपली हम अपने टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये अमाउंट्स आ जाए। ये सारे कैश फ्लोज हैं जो कि लीज़ के केस में आएंगे। इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालें तो इतनी आ जाएगी आपके पास। और उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओनिंग को करेंगे तो 54 जो है डॉलर पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि पॉजिटिव है लिहाजा हम लीज़ के केस को एक्सेप्ट कर लेंगे। सेकेंड वे इसको देखने का कि हमें लीज़ करना चाहिए या बाई करना चाहिए वो ये है कि हम इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यूज़ को देख लें। तो अगर हम बोरो करके बाई करते हैं तो हमें 7,534 की कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। ये कॉस्ट ऑफ लीजिंग है, ये कॉस्ट ऑफ बाइंग है। और अगर हम लीज़ करते हैं तो 7,480 डॉलर की कॉस्ट बेयर करना पड़ती है। ये कॉस्ट ऑफ लीजिंग है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ लीजिंग जो है वो कॉस्ट ऑफ बाइंग से कम है लिहाजा हम लीज़ के ऑप्शन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और बाई का ऑप्शन नहीं करेंगे।